Hello, check, hello. Okay. So this video is going to be quite long. ठीक है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, टू द पॉइंट, जो एग्ज़ाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो वो बता देते हैं। जैसे देखो, ये हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, ये एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, राइट? कैन यू हेयर? हेलो हेलो, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। सो अब ये देखो, ये सब लोग जानते हैं कि बंगाल तुम्हारा फर्टाइल था, ठीक है, और सारे प्रोविंसेस के मुकाबले ज़्यादा प्रॉस्परस था, तो इसीलिए ब्रिटिश एस्टैब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल आफ्टर द परमिशन ऑफ शाह सूजा इन 1651 AD। नाउ दैट इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, ठीक है। एक ट्रेडिंग पोस्ट तो कहीं और बनाए थे, ठीक है, तो वो बताना गूगल करके। मुर्शीद कुली खान वॉज द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल और ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शीदाबाद। तो ये भी पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द बंगाल नवाब्स शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शीदाबाद, सो इट वाज दिस पर्सन मुर्शीद कुली खान, ठीक है। नाउ ही स्टार्टेड द मोनोपोली सिस्टम एंड प्रोवाइडेड तकावी एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टैक्स लोन्स टू फार्मर्स, ठीक है। तो ये अच्छा था, मतलब अपने आंतरिक एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू स्टेट ट्रेजरी के लिए सही था। काफ़ी पकड़ थी उनकी, मुर्शीद कुली खान के, बंगाल के ट्रेजरी एंड रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। Now the Izaredari system was called contractual practice. Now after Murshid Quli Khan, his son-in-law Shujauddin, अब ये आ गया। उसके बाद सरफराज खान became the Nawab of Bengal, फिर ये आ गया, ठीक है, आफ्टर शुजाउद्दीन। देन इसके बाद फिर अलीवर्दी खान आए बाय किलिंग द प्रीवियस सरफराज खान इन द बैटल ऑफ गिरिया। तो ये देखो, एक इम्पॉर्टेंट बैटल ऑफ गिरिया आ जाती है, जिसका जिक्र कई किताबों में नहीं है। तो Battle of Giria, this was one of the local battles in Bengal, and why am I saying local? Because ये बंगाल में जो नवाब का थ्रोन था उसको पाने के लिए लड़ी गई थी। सो किसके किसके बीच? अलीवर्दी खान basically defeated the previous Sarfaraz Khan to get the throne of Nawab of Bengal. That is the Battle of Giria, 1740. Bengal became so prosperous that it came to be known as the paradise of India. Alivardi Khan compared the Europeans to bees and said that if they are not pierced, they will give honey, and if teased, they will bite and kill. तो ये स्टेटमेंट पूछ सकता है किसने बोला था? तो ये अलीवर्दी खान ने बोला था। मधुमक्खियों से तुलना की थी ब्रिटिशर्स की। अलीवर्दी खान ने stopped paying taxes to the Mughals during his reign, and after अलीवर्दी Khan's death, his grandson सिराजुद्दौला। फिर अलीवर्दी खान के बाद कौन आए? तो सिराजुद्दौला आए। Now on the night of 20th of June 1756, 146 Britishers were locked in a small room by Sirajuddaulah, leaving only 23 Britishers alive the next day. This incident is known as the Black Hole Tragedy. So this is the famous Black Hole Tragedy, which was कौन अंजाम दिया था इसको? सिराजुद्दौला नवाब ने दिया था, एंड इसकी तारीख इंपॉर्टेंट है, जून 20th of June 1756. नाउ एक कोई ये राइटर्स हैं, नॉट राइटर, ब्रिटिशर हैं ये, हॉलवेल नामक। He was the eyewitness of the Black Hole Tragedy. Then the Battle of Plassey was fought 23rd of June 1757, and between the British commander Robert Clive and Nawab of Bengal Sirajuddaulah, ठीक है। तो ये Battle of Plassey है 1757 वाली। तो इसमें दोनों लोगों का, दोनों साइड पता होना चाहिए कौन कौन था। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं कौन नवाब्स कैसे आए थे। देखो, सबसे पहले तुम्हारे मुर्शीद कुली खान आए थे, बंगाल के नवाब, जिन्होंने ढाका से मुर्शीदाबाद किया था। उसके बाद उसके बाद कौन आए थे? मुर्शीद कुली खान के बाद फिर जो आए थे शुजाउद्दीन आए थे, शुजाउद्दीन। और शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान आए थे। सरफराज को मार दिया था अलीवर्दी ने और खुद आ गए थे। फिर अलीवर्दी के बाद सिराजुद्दौला आए थे, ठीक है। और सिराजुद्दौला का ये फेमस इंस्टेंट याद रखना, ब्लैक होल ट्रेजेडी और बैटल ऑफ प्लासे अगेंस्ट रॉबर्ट क्लाइव, 23rd of June 1757। और 20th of June 1756, that was, sorry, 20th of June 1756, that was 3 days before the actual Battle of Plassey took place. That's 20th of June वाला क्या है? ब्लैक होल ट्रेजेडी है। और 23rd of June वाला क्या है? 23rd of June the next year in June, right? So that is Battle of Plassey, जबकि ब्लैक होल ट्रेजेडी is 20th of June 1756, एक साल पहले। इसके आई विटनेस थे कोई ब्रिटिशर, हॉलवेल नामक व्यक्ति। नाउ अब ये सब ठीक है, पता है हमको। नाउ इन द बैटल ऑफ प्लासी द कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला's आर्मी वाज मीर जाफ़र, ठीक है।
Now, the treachery of Mir Jafar preceding the Battle of Plassey resulted in the defeat of Siraj-ud-Dawla. A small army led by Mohanlal and Mir Madan remained loyal to the Nawab in Battle of Plassey. Mir Madan was killed during the fight of Battle of Plassey. तो इनका नाम पूछ सकता है. ये दो व्यक्ति हैं जिनके नाम M से स्टार्ट होते हैं, मीर मदन और मोहन. मीर मदन एंड मोहनलाल, इनके नाम याद रखना. नाउ द ब्रिटिश appointed Mir Jafar the Nawab of Bengal, in return for which Mir Jafar gave the land of 24 परगनास to the British. तो मीर जाफ़र ने नवाब बनने के बाद 24 परगना की ज़मीन ब्रिटिश को दे दी. British despised Mir Jafar and installed his son-in-law Mir Qasim as the new Nawab of Bengal in 1760. Now Mir Qasim was the second most qualified Nawab of Bengal after Ali Vardi Khan. ये भी देखो यूपीएससी में पूछा जा चुका है. पहला कौन था जो सबसे एबल नवाब ऑफ बंगाल में गिना जाता है? दैट इज़ अली वर्दी खान. ठीक है, अली वर्दी खान जो वही बैटल ऑफ गिरिया बताए थे 1740 अगेंस्ट सरफराज. तो दैट इज़ अली वर्दी खान, द मोस्ट एबल नवाब ऑफ बंगाल, जिनके समय प्रॉस्पेरिटी चरम पे थी बंगाल की. अली वर्दी के बाद अगर कोई बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर बंगाल रहा है, सो दैट वाज मीर कासिम. ही वाज द सेकंड मोस्ट क्वालिफाइड नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अली वर्दी खान. And then Mir Qasim moved his capital from Murshidabad to Munger. ठीक है, ये important है. Now 22nd of October 1764, Battle of Buxar was fought between British on one side and the combined forces of Mir Qasim, Nawab Sujau-ud-Dawla of Awadh and the Mughal Emperor Shah Alam II. ये तीनों एक तरफ थे और ब्रिटिशर्स दूसरी तरफ थे. And that was Battle of Buxar 22nd of October 1764. But ये तीनों के तीनों हार गए. Under the leadership of Hector Munro, the English army defeated combined forces of Mir Qasim. After the Battle of Buxar, East India Company's rule was firmly established in India. In 1765 AD, the East India Company obtained Diwani rights in Bengal. तो ये दीवानी राइट्स कब मिले? 1765 में. और उस वक्त कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था. In Bengal, diarchy lasted from 1665 to 1672. The diarchy was introduced in Bengal by Robert Clive in 1765 and abolished by Warren Hastings in 1772. अब ये कुछ जो नवाब हम बता रहे थे तुमको वो याद रखो. सबसे पहले आए थे मुर्शीद कुली खान, जिन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी ढाका से मुर्शिदाबाद. फिर उनके बाद शुजाउद्दीन आए थे. शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान आए थे और सरफराज खान को मार के अली वर्दी खान आ गए थे. अली वर्दी खान, आई थिंक ही वाज द सूबेदार ऑफ बिहार. एंड देन केम सिराजुद्दौला. ये भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे. इन्होंने ब्लैक होल ट्रेजेडी को अंजाम दिया था, जबकि अली वर्दी खान को बैटल ऑफ गिरिया को अंजाम दिया था 1740. सिराजुद्दौला ने ब्लैक होल ट्रेजेडी को अंजाम दिया था. दैट हैपेंड इन 20th of June 1756. फिर मीर जाफ़र आए थे. मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम आए थे. मीर कासिम इज़ कंसिडर्ड द सेकंड मोस्ट स्टेबल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बंगाल आफ्टर अली वर्दी खान. और एक बार फिर से मीर जाफ़र आ गए थे. और इसके बाद तो नहीं पूछता है. ठीक है, ठीक है. अब इसके बाद ये एंग्लो मैसूर रिलेशंस हैं. जैसे वडियार डायनेस्टी वाज इस्टेब्लिश्ड इन मैसूर इन 1399. तो इसका भी ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कई लोग नहीं जानते हैं. दैन हैदर अली स्टार्टेड हिज करियर एज अ हॉर्समैन. ही बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर इन 1761. राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है. नाउ ही वॉज डिफीटेड एंड डाइड इन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. तो हार भी गए थे और ज़ख्म इतने ज़्यादा थे कि वो बचे नहीं. So that was Battle of Porto Novo during the Second Anglo-Mysore War. We are talking about the हैदर अली. ठीक है, तो रूलर ऑफ मैसूर बने थे 1761 में और पोर्टो नोवो की बैटल में हार गए थे. और सेकेंड एंग्लो मैसूर के ही तहत बैटल ऑफ पोर्टो नोवो की गई थी. Now he was victorious in the first Anglo-Mysore War that happened between 1767 नहीं होगा 6 हो गई है. And after his death, his son Tipu ascended the throne of Mysore. So Tipu ascended the throne of Mysore. Then Tipu Sultan was born in 1750. ये नहीं पूछा जाएगा. Now the Treaty of Mangalore, Tipu Sultan and the British exchanged conquered territories. I think ये Treaty of Mangalore जो है ये तब की गई थी जब टीपू सुल्तान आ गए थे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है. ठीक है, the Treaty of Mangalore that was signed between Tipu Sultan and the British, उसके तहत the conquered territories were exchanged. ठीक है. एंड अब देखो 1761 में तो हैदर अली हैड टेकन द थ्रोन. राइट, ये ऊपर लिखा तो हुआ है. became the ruler of Mysore in 1761, whereas the Wadiyar dynasty was founded
started in 1399. अब ये पादशाह ये छोड़ो. Now due to the Treaty of Sringapatnam in 1792 AD, अब अगेन एक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हमने पढ़ी थी, वो भी टीपू सुल्तान के समय साइन की गई थी. और ये एक ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम है, ये भी टीपू सुल्तान के समय साइन की गई थी. ऑलमोस्ट हाफ द एरिया ऑफ मैसूर स्टेट वाज हैंडेड ओवर थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी. So that was very draconian and humiliating treaty for Tipu Sultan. Tipu Sultan also planted a tree of freedom in his capital in Srirangapatnam. Tree of freedom बोलते हैं उसको. टीपू सुल्तान ने बोया था. Then Tipu himself became the member of the Jacobin Club and started calling himself Citizen Tipu. He died in the Srirangapatnam during the 4th Anglo-Mysore War that happened in 1799. अब कुछ जो important treaties हैं इससे जुड़े देखो, हमने बात की थी कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की ट्रीटी क्या थी. इसमें तो जीत गए थे, ट्रीटी ऑफ मद्रास. इसमें तो हैदर अली जीत गया था. सो दैट हैपेंड बिटवीन 1766 एंड 69. और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का मैंने बताया टीपू सुल्तान ने हार गए थे, और जिसमें कि बैटल ऑफ पोर्टो नोवो भी हुई थी. एक्चुअली बैटल ऑफ पोर्टो नोवो वाज पार्ट ऑफ द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, दैट इज़ करेक्ट. बट उसमें हैदर अली हार गए थे और मर भी गए थे. और जंग चलते हुए ही टीपू सुल्तान एज्यूम द थ्रोन. एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हालांकि फिर जीत नहीं पाए थे टीपू सुल्तान. तो उसकी जो ट्रीटी हुई थी दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, दैट इज़ 1784. और वो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुई थी. तो इसका ईयर इंपॉर्टेंट है एंड दिस टेन्योर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और ये 66 से 69 है. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 है. थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ये 90 से 92 है. अब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी, और ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम हुई थी जिसके तहत टीपू सुल्तान ने आधा मैसूर किंगडम गंवा दिया था. और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वाज द फाइनल ब्लो जो वेलेस्ली के समय हुई थी 1799 में. राइट, उसकी कोई ट्रीटी नहीं है. राइट, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कमेंटेड ऑन द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, वी हैव इफेक्टिवली क्रिपल्ड आवर एनिमी विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल. तो ये स्टेटमेंट किसने बोला था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला था. किस समय बोला था? द फाइनल बैटल बिटवीन मैसूर एंड ब्रिटिश. तो कॉर्नवालिस ने बोला था कि वी हैव एफिशिएंटली इफेक्टिवली क्रिपल्ड आवर एनिमी विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल. फिर मराठा एम्पायर की बात करते हैं. सो पेशवाज वर द प्रोपगेटर्स ऑफ द न्यू मराठा एम्पायर इन द लीडरशिप ऑफ शाहू. द मराठा लीडर शाहू अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ एज पेशवा इन 1713. तो इसका क्रोनोलॉजी का एक बार पूछता है कि आप पेशवाज को अरेंज करो क्रोनोलॉजिकली. तो जो बालाजी विश्वनाथ हैं वो सबसे पहले पेशवा हैं, 1713 में बने थे. And Balaji Vishwanath is considered the second founder of the Maratha Empire. Again, not very important. Now, Peshwa was the Prime Minister of Chhatrapati, and the post of Peshwa became hereditary with the first Peshwa, Balaji Vishwanath. With the first Peshwa. तो एक चीज़ ये समझ लो कि ये पेशवा जो है that is synonymous to Prime Minister of the king. King was Chhatrapati, and Peshwa was the Prime Minister. And the post of Peshwa became hereditary right from the first Peshwa. And जो second Peshwa थे वो बालाजी विश्वनाथ थे, 1713 में बनाए गए थे, और वो 20 में मर गया. फिर उसके बाद जो बालाजी विश्वनाथ के बाद जो आए थे दैट वाज बाजीराव द फर्स्ट, दैट्स 1720 to 1740. और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, इनको बहुत याद रखा जाता है किताबों में. बाजीराव द फर्स्ट प्रोपगेटेड एंड पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ हिंदू रैंक ऑफ पदशाही, जो एक मराठा नेशनलिज्म और हिंदू रैंक वगैरह, हिंदू वो इन्हीं के समय बहुत चरम पे पहुंचा. द बैटल ऑफ पालखेड़ was fought between Bajirao the First and Nizamul Mulk in 1728. Now, by the way, this person is the Nawab of Hyderabad, Nizamul Mulk. So again, this battle is very important, and the year also is very important. So that is what I have noted down, that the battle of Palkhed took place between the Nizamul Mulk of Hyderabad versus the Bajirao the First. Now, the first Peshwa who invaded Delhi on 29th of March 1737, I think he was Bajirao the First. ये भी सवाल बन सकता है. Now, Bajirao died in 1740, and after his death, his son Balaji Bajirao became Peshwa. And after the Treaty of Sangola that happened in 1750, all rights to the Peshwas were secured. तो ये treaty भी बहुत important है. अभी देखो हमने Treaty of Mangalore, Treaty of Seringapatam, ठीक है, Battle of Giria पढ़ी थी बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में, बैटल ऑफ पालखेड़ पड़ा था, मैसूर not Mysore. Battle of Palkhed was fought between the Nizamul Mulk of Hyderabad and Bajirao the First of Marathas. So that was Battle of Palkhed 1728.
फिर अब हम ये देख रहे हैं कि ट्रीटी ऑफ संगोला हुई थी 1750 में, जिसमें कि पेशवाशिप को काफ़ी सिक्योर कर दिया गया था, ठीक है। और क्रोनोलॉजिकली अगर हम समझाएं तो सबसे पहले पेशवा से ही हेरिडिटरी रूल ऑफ पेशवास बन गया था। सेकंड पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद जो कि 1713 में आए थे, फिर 1720 में दूसरे आ गए, दैट इज़ बालाजी बाजीराव और सिंपली बाजीराव वन। वो 1720 से 40 तक रूल किए थे, और फिर 40 में बाजीराव द फर्स्ट ख़त्म हो गए, ठीक है। देखो यहाँ लिखा तो हुआ है, ये सबसे पहले जो आए थे, मतलब नॉट पहले, सेकंड जो आए थे बालाजी विश्वनाथ इज कंसिडर्ड द सेकंड फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर, एक्चुअली द सेकंड फाउंडर, ठीक है। बट यू कैन रिमेंबर दैट बालाजी विश्वनाथ केम इन 1713, सो एंड आई थिंक ही वॉज द फर्स्ट पेशवा, नो, मराठा लीडर साहू, ही वॉज द छत्रपति साहू अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ इन 1713। फिर ये 20 तक किए, 1720 तक। 1720 में फिर बाजीराव द फर्स्ट आ गए 1720 से 40 तक। फिर बाजीराव के बाद 40 में, अच्छा 1720 से 40 के बीच इन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ पालखेड़ की, और दैट वाज 1728 अगेंस्ट निज़ाम उल मुल्क। और क्या किया, और हाँ, बाजीराव द फर्स्ट वाज द ओनली और द फर्स्ट पेशवा टू इन्वेड दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1737, और फिर ये मर गया 1740 में। फिर इनके बाद यानी बाजीराव फर्स्ट के बाद आए थे बालाजी बाजीराव। ही रूल्ड फ्रॉम 1740 टू 1760। इनके समय 1750 में ट्रीटी ऑफ संगोला की गई थी। द मराठा किंगडम एक्सपैंडेड द मोस्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ बालाजी बाजीराव। अब ये एक्सपैंडेड द मोस्ट की बात अगर करेगा तो फिर बालाजी बाजीराव, जो कि बाजीराव द फर्स्ट के बाद आए थे। बालाजी बाजीराव इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नाना साहेब, ठीक है। तो नाना साहेब इज इक्वल टू BBR। नाउ ड्यूरिंग द रेन ऑफ पेशवा बालाजी बाजीराव रेन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, दैट इज़ 1761 की बात हम कर रहे हैं। और ये हालांकि 60 तक थे, बट ये बैटल भी इनके समय में हो गई थी, 1 साल और टिक गए थे। पेशवा बालाजी बाजीराव रेन के समय थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हो गई थी, और जो कि मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। मराठास वर डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, एंड सदाशिव भाव लेड द मराठास इन द बैटल ऑफ पानीपत, सदाशिव राव भाव, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1775 में, ये इस वक्त वॉरेन हेस्टिंग्स थे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर मेरे ख्याल से 1800 के बाद हुई थी, 1803 से 1805, दैट हैपेंड बिटवीन ड्यूरिंग द रूल ऑफ वेलेस्ली। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय लास्ट। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट है, सब लोग भूल जाते हैं कुछ जो लेटर पेशवास हैं, जैसे 1760 में मैंने बताया कि जो बालाजी बाजीराव थे, जिनके समय मराठास एक्चुअली expanded the most and who saw the battle of Panipat against Abdali in 1761, so that was नाना साहेब और बालाजी बाजीराव। अब बालाजी बाजीराव के समय के बाद कौन आए, सो उनके बाद आए थे माधवराव द फर्स्ट, दैट वाज 1761, and Madhavrao the first attempted to restore the lost prestige of the Marathas. After the death of Madhavrao, his younger brother Narayan Rao became the Peshwa. तो माधवराव के बाद नारायण राव became the Peshwa, and पेशवा नारायण राव बहुत ही छोटे समय के लिए, एक साल से भी कम के लिए थे। एंड नारायण राव was killed by his uncle Raghunath Rao, and Madhavrao Narayan was appointed Peshwa in place of Raghunath Rao. Actually this is called as Savai. He was a young kid, actually a baby. तो क्रोनोलॉजी ये है कि 1760 तक तो हमको याद है कि बालाजी बाजीराव BBR दैट इज़ इक्वल टू नाना साहेब। फिर जब वो ख़त्म हो गया बैटल ऑफ पानीपत के सेटबैक की वजह से, उसके बाद माधवराव द फर्स्ट आए थे, और वो 1761 से आई थिंक 1772 तक थे। फिर उनके बाद माधवराव के बाद नारायण राव आ गए थे, उन्हीं के भाई थे। एंड नारायण राव वाज आल्सो अ गुड पेशवा, बट उनका किस्मत ख़राब था कि 1 साल के लिए ही वो रह पाए थे 1772 से 73। और नारायण राव को कहा जाता है कि मार दिया उन्हीं के अंकल ने, रघुनाथ राव ने। सो द एंटायर और द एक्चुअल विलन वाज रघुनाथ राव। अब ये विलन मार के खुद पेशवा की गद्दी हड़पना चाहते थे, इसलिए मार दिए। बट एक्चुअली क्या हुआ कि नारायण राव के बाद एक छोटा बच्चा आ गया था सवाई माधवराव नाम से, उनको बना दिया गया था पेशवा, और एक्चुअल लीडरशिप बिहाइंड द कर्टन्स एज्यूम कर लिया गया था बाय द बार भाई काउंसिल और द 12 मेंबर्स ऑफ द बार भाई काउंसिल, ठीक है। तो ये स्टोरी है। नाउ
द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ माधवराव नारायण। अब ये जो 1772 तक ले गए थे, ठीक है, माधवराव नारायण पेशवा थे। दैट वाज द 1761 से 1772 तक जो ले गए थे माधवराव द फर्स्ट। आर यू श्योर? माधवराव द फर्स्ट ये 1761 में आए थे ना, 1761 में माधवराव द फर्स्ट, और फिर उनके भाई नारायण राव आए थे 1772 से 73 के बीच। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा तो 1775 में हुई थी ना, तो 75 में हुई थी, तो माधवराव द फर्स्ट के समय कहाँ से हो जाएगी? माधवराव द फर्स्ट तो 61 से 72 है, फिर नारायण राव आ जाएगा 73, फिर जो सवाई वाला आया था बच्चा, सवाई माधवराव, और जिसके पीछे एक्चुअली में 12 भाई काउंसिल थी, उसके समय हुई थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 में। ऑलराइट, नाउ अब ये रघुनाथ राव का तो कट गया था क्योंकि 12 भाई काउंसिल और ये छोटा बच्चा आ गए थे। सो अब रघुनाथ राव ने को सज़ा मिली जब उनका सब कॉन्स्पिरेसी पता चला कि बिकॉज रघुनाथ राव हैड मर्डर्ड वन ऑफ द अर्लियर पेशवाज, दैट वाज नारायण राव। तो जब रघुनाथ राव के बारे में सबको पता चला तो फिर उनको भगा दिया गया। तो आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हमारे एक बेटे को पेशवा बना देना, बाजीराव द सेकंड को। एंड दिस वे बाजीराव द सेकंड ही वाज द लास्ट पेशवा, ठीक है, राइट। तो अब ये बाजीराव द सेकंड जो थे ये सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिए थे वेलेस्ली की, और उसी के तहत फिर सब कुछ सत्यानाश कर दिए थे। अब ये बाजीराव द सेकंड जो आए थे, अंडर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 द कंपनी विड्रू इट्स सपोर्ट फ्रॉम रघुनाथ राव, ठीक है। पहले रघुनाथ राव कंस्पिरेसी रच रहा था जो, तो उसमें वो ब्रिटिशर्स भी साथ दे रहे थे उसका, बट ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी और फिर रघुनाथ राव को पनिश किया गया था और ब्रिटिश विड्रू इट्स सपोर्ट फ्रॉम रघुनाथ राव। एंड हालांकि रघुनाथ राव की आखिरी इच्छा के तहत उसके बेटे बाजीराव द सेकंड को पेशवा बना दिया गया था, और फिर वही बाद में जाके सब्सिडरी अलायंस करते हैं, जिसकी वजह से द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है, ठीक है। और फिर वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई के रूप में विद द एफर्ट ऑफ महाडजी सिंधिया, ठीक है। महाडजी सिंधिया के कॉन्सिलिएटिंग एफर्ट्स के तहत ट्रीटी ऑफ सालबाई बनती है, जिसके तहत फिर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म होती है। नाउ सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 5 के बीच, and Bosle's challenged the British in the second war. The second Anglo-Maratha war was concluded by the Treaty of Rajpur Ghat between the temporary Governor General of the company, George Barlow, and Holkar in January 1806. तो ये ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट जो है, ये मोटा मोटा याद रखना कि दिस इज़ रिलेटेड टू द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो यहाँ चाहो तो लिख दो, यहाँ चाहो तो लिख दो, ये ऊपर लिखा हुआ है, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर दैट वाज ट्रीटी ऑफ सालबाई, द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर दैट इज़ ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, ऑलराइट। ठीक उसी तरह से जैसे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर तुम्हारा ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था, राइट। ये ऊपर देखो ना, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कहाँ गया? ये बाय द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर टीपू सुल्तान ब्रिटिश एक्सचेंज द कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज, एंड आई थिंक दैट वाज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। उसी तरह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट हुई थी, एंड द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में जो कि फाइनल थी, उसमें 3 ट्रीटीज़ हुई थी। अभी देखना आगे क्या है, नहीं लिखा है, छोड़ो, पढ़ लेना बाद में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में 3 ट्रीटीज साइन की गई थी, उनके नाम क्या है? द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, द हेरिडिटरी पोस्ट ऑफ पेशवा वाज अबॉलिश्ड एंड पेशवा बाजीराव द सेकंड वाज द लास्ट पेशवा। अब इसके बाद रिलेशन बिटवीन सिख एंड ब्रिटिश देखते हैं। तो देखो, गुरु नानक जो हैं वो पहले गुरु थे, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, born in 1469 in Talwandi in Punjab. Now he introduced संगत या धर्मशाला एंड मंगत या लंगर सिस्टम, ठीक है। संगत मंगत एक्चुअली इनका मतलब होता है कि धर्मशाला और लंगर। करतारपुर में इनका निधन हुआ था 1539 में। गुरु अंगद was the second guru of Sikhs and his earlier name not important. गुरु अंगद invented the गुरुमुखी स्क्रिप्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुरु अंगद जो थे ये थे गुरुमुखी स्क्रिप्ट बनाए थे अपनी लिखने के लिए, और अमरदास जो हैं द थर्ड गुरु ऑफ सिक्स एस्टैब्लिश्ड हिज थ्रोन इन गोइंडवाल। तो अमरदास ये जगह गोइंडवाल से जुड़े हुए हैं, अंगद गुरुमुखी स्क्रिप्ट से जुड़े हुए हैं। मुगल एम्परर अकबर वेंट टू गुरु अमरदास गोइंडवाल एंड ग्रांटेड सम लैंड टू हिज डॉटर बीबी भानी। तो ये भी पूछ सकता है कि अकबर ने किस सिख गुरु की बेटी को ज़मीन दी थी दान में। सो दैट वाज बीबी भानी, तो बेटी का नाम था, बट किसकी बेटी थी? गुरु अंगद की बेटी का नाम था, जिन्होंने गोइंडवाल में अपना स्थापना किया था थोड़ा बहुत सीट। द फोर्थ गुरु ऑफ सिख वाज रामदास एंड
इसके बाद द फिफ्थ गुरु वाज अर्जन देव, एंड अर्जन देव ने हरमंदिर साहिब बनाया था एक अमृतसर पौंड में, एंड गुरु अर्जन देव कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ। ठीक है, तो अर्जन देव ने दो चीज़ें करवाई, एक हरमंदिर बनवाया गुरुद्वारा और पौंड में, और एक आदि ग्रंथ नामक किताब लिखी। नाउ जहांगीर अवॉर्डेड द डेथ पेनाल्टी टू गुरु अर्जन देव इन असिस्टिंग प्रिंस खुसरो इन 1606। तो जहांगीर ने ये मार दिया था गुरु अर्जन देव को, क्योंकि वो जहांगीर के बेटे यानी कि प्रिंस खुसरो 1606 में उनके साथ मिलकर कुछ खुराफात कर रहे थे। द सिक्स्थ गुरु वाज हरगोबिंद, and he created a martial spirit among the Sikh and ordered them to carry weapons and protect themselves. That was Guru Hargobind. फिर Guru Hargobind ordered the fortification of Amritsar city and constructed Akal Takht. The fortification और Akal Takht as well as martial spirit कौन लेके आए थे? Guru Hargobind. Now the seventh Guru of Sikh was Har Rai and the eighth was Har Kishan. Not very important. Now the ninth Guru was the Guru Tegh Bahadur, and औरंगजेब ने इनको मारा था गुरु तेग बहादुर को for not accepting Islam. Now Guru Gobind Singh was the 10th and the last Guru of the Sikh, और ये 1675 से 1708 के बीच है, and he was born in Patna in 1666. This is very important fact. कई लोग इसको मिस कर देते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जो लास्ट 10वें कौन थे? 10वें थे ना गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म पटना में हुआ था 1666 में, एंड ही इस्टेब्लिश्ड आनंदपुर साहिब सिटी एंड इज थ्रोन हियर। तो देखो गोइंदवाल में तो कौन किया था? जिनको अकबर अंगद किए थे, अंगद की बेटी बीबी बानी को अकबर ने ज़मीन भी दिया था। दैट वाज गुरु अंगद, नॉट अंगद, अमरदास। अंगद तो वो लेके आए थे ना, अंगद एक्चुअली ब्रॉट गुरुमुखी स्क्रिप्ट। ठीक है, और जो गुरु नानक थे वो तो लंगर और धर्मशाला का प्रथा लेके आए थे। तो ये देखो फैक्ट्स फिर से बताते हैं, गुरु नानक तुम्हारा लंगर और धर्मशाला का प्रथा लेके आए थे। उसके बाद तुम्हारे सेकंड जो आते हैं वो गुरु अंगद थे जिन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट का लिखा था। फिर गुरु अमरदास थे जिन्होंने गोइंदवाल में अपना सीट बनाया था, जिसमें उनकी बेटी बीबी भानी को अकबर ने ज़मीन भी दिया था। और इसके बाद रामदास थे चौथे, और रामदास ने कुछ ऐसा खास किया नहीं। अर्जन देव को जहांगीर ने मारा था बिकॉज वो प्रिंस खुसरो के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, और अर्जन देव ने हरमंदिर साहिब एक गुरुद्वारा बनाया था पौंड में, और अर्जन देव ने आदि ग्रंथ भी लिखी थी। ए फॉर अर्जन देव, ए फॉर आदि ग्रंथ। ठीक है, फिर जहांगीर ने अर्जन देव को मार दिया, ये तो पता है। सिक्स्थ गुरु हरगोविंद आए थे, ये लड़ाकू थे, और फिर हर राय और हर किशन थोड़े समय के लिए थे। फिर फाइनली 10वें जो थे गुरु तेग बहादुर, उनको औरंगजेब ने मार दिया था। दैट वाज नॉट द लास्ट, गुरु गोविंद सिंह थे लास्ट। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह एक्चुअली पटना में बॉर्न हुए थे 1666, और गुरु गोविंद सिंह ने अनंतपुर साहिब ये एक नया शहर बनाया था, वहाँ पे अपना सीट बना दिया था। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह इज टाइटल एज विचित्र नाटक। ठीक है, दैट इज द 10th गुरु, विचित्र नाटक। ही फाउंडेड द खालसा पंथ ऑन द बैसाखी डे 1699। तो खालसा पंथ किसने बनाया था? लास्ट गुरु ने बनाया था। और अकाल तख्त किसने बनाया था? दैट वाज जो लड़ाकू थे गुरु कौन थे वो कौन थे? अर्जन देव थे मेरे ख्याल से, नहीं हरगोबिंद थे। ठीक है, तो हरगोबिंद ने अकाल तख्त बनाया था, और ये कौन थे? खालसा पंथ वाले, जो आखिरी गुरु गोविंद ने बनाया था खालसा पंथ। और इन्होंने आनंदपुर सिटी, और इनके ऑटोबायोग्राफी को विचित्र नाटक भी बोलते हैं। Now he asked his followers of Sikhism to add the word Singh to their names. ये प्रथा किसने स्टार्ट की थी? This was added by the last guru. ठीक है, This was added by the last guru, गुरु गोविंद सिंह। Now एक और ये सिंह के साथ पाहुल सिस्टम ले आए थे, पता नहीं क्या है ये पाहुल सिस्टम। He told the Sikh followers to carry 5 things. ये भी लास्ट वाले गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह वही। तो इसमें केश है, हेयर, लंबे बाल होने चाहिए, कंघा होना चाहिए, और कचेरा और किरपाण एंड कड़ा जो कलाई में पहनते हैं, किरपाण चाकू जैसे होता है। तो कड़ा, किरपाण, केश, कंघा और ये कचेरा पता नहीं क्या है। ही गेव द प्रेजेंट फॉर्म टू आदि ग्रंथ, द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द सिख। तो हाँ, जो आदि ग्रंथ अर्जन देव लिखे थे उसको वो रिलीजियस किताब बना दिए। फिर फतेह सिंह एंड जोरावर सिंह द सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह वर डन टू डेथ बाय इरेक्टिंग ब्रिक्ड वॉल्स अराउंड देम
बाय सिरहिंद मुग़ल फौजदार वज़ीर खान। तो ये फ़तेह सिंह और जोरावर जो थे इनको बहुत ही मतलब ब्रूटल मौत की सज़ा दी गई थी किसी लेटर मुग़ल के द्वारा। और गुरु गोबिंद सिंह वॉज असैसिनेटेड बाय अ पठान एट नांदेड़ इन साउथ इंडिया। ठीक है। अब बंडा बहादुर चाइल्डहुड नेम वॉज लक्ष्मण देव और लक्ष्मण दास। तो इनका नाम लक्ष्मण देव या दास था या लक्ष्मण देव था। ये वही हैं बंदा बहादुर। Now Banda Bahadur established the first Sikh kingdom. He introduced the coins with the names of Guru Nanak and Guru Gobind Singh inscribed on them and made the seal of Sikh state. तो देखो सील और कॉइन्स की बात अगर जब आएगी, सिख सील्स एंड कॉइन्स की बात आएगी, तो फिर वहाँ बंदा बहादुर जाएगा। और बंदा बहादुर का असली नाम क्या था? लक्ष्मण देव था। ही वॉज अवॉर्डेड डेथ पेनाल्टी ड्यूरिंग द रूल ऑफ फारूक सियार। ये फारूक सियार ने इनको मार दिया था, बंदा बहादुर को। Now after the death of बंदा बहादुर, small Sikh states were established known as मिस्ल। तो 12 मिस्ल बन के आए थे। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला है वो देख लेते हैं। ये जो रंजीत सिंह वाला है क्या कोई, देखो आलू वालिया है, ठीक है, शुगर चकिया है, फैज़लपुरिया है, और देख लो ये भंगी है, और निशान वाली शाहिदी, करोड़ सिंधिया, डल्ले वालिया। ठीक है, ये सब कुछ मिस्ल के नाम है, थोड़ा थोड़ा बस पता होना चाहिए। अब ये रंजीत सिंह था, ये वॉज द हेड ऑफ द शुगर चकिया मिस्ल जो हमने ऊपर बताया था। एक्चुअली जो फाउंडर थे ना शुगर चकिया के, ये चरत सिंह थे, और चरत सिंह तो फाउंडर थे, बट इसमें जो सबसे बाद में इम्पोर्टेंट और हेड लीडर आए थे दैट वाज रंजीत सिंह ऑफ द शुगर चकिया मिस्ल। और इन 1798 द रूलर ऑफ काबुल कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा ऑन हिम फॉर हिज सर्विसेज। तो ये कोई रूलर ऑफ काबुल थे 1798 में, जो कि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दिए थे। रंजीत सिंह बिकेम द रूलर ऑफ लाहौर इन 1799। ठीक है। एंड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड बिटवीन चार्ल्स मेटकाल्फ and Ranjit Singh on 25th of April 1809. This is very important treaty. And Ranjit Singh's kingdom was divided into 4 states. इसमें पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एंड लाहौर, ये 4 प्रोविंसेस थे इनके सिख एम्पायर में। पेशावर कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, ये 4 प्रोविंसेस थे सिख किंगडम अंडर रंजीत सिंह में। चार्ल्स मेटकाल्फ ने अप्रैल 1909 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी इनके साथ। Lahore was the capital of Ranjit Singh Empire. He received a Kohinoor diamond from Shah Shuja. ठीक है, तो शाह शुजा कौन थे? अब ये मेरे ख्याल से अवध के नवाब थे, और इन्होंने कोहिनूर डायमंड दिया था रंजीत सिंह को। He died in June 1839. The foreign minister of Ranjit Singh was Fakir Azizuddin. The first Anglo-Sikh war was fought between 1845 to 46. The second Anglo-Sikh war was fought between 1848 to 49. The first Anglo-Sikh war ended in the Treaty of Lahore, 9th of March 1846, and the second, actually, महाराजा दिलीप सिंह was given the annual pension। ये सब छोड़ो, अब यहीं से हुआ था कि देखो जो पहली लड़ाई हुई थी that was Treaty of Lahore साइन की गई थी 1946 में, फर्स्ट एंग्लो-सिख वॉर। इसके बाद सेकेंड एंग्लो-सिख वॉर हुई थी 1849 में, और उस वक्त लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने पूरा सिख स्टेट को एनेक्स कर लिया था इंग्लिश एम्पायर में। और उस वक्त जो आखिरी रूलर रहे होंगे दिलीप सिंह, उनको पेंशन के तौर पे भगा दिया था, इंग्लैंड भगा दिया था टू परस्यू एजुकेशन। और मैंने बताया जो शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर डायमंड ऑफर किया था, वो कोहिनूर डायमंड फाइनली चुरा लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इन 1849, और फिर वो डायमंड क्वीन विक्टोरिया को दे दिया गया था इंग्लैंड में। ठीक है। अब इसके बाद मेजर रेबेलियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल है, अब ये अगले में देखते हैं।